नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का पूरा आर्थिक घटनाक्रम पढ़ने जा रहे हैं। और ये केवल बजट नहीं है, केवल आर्थिक समीक्षा नहीं, उत्तर प्रदेश की पूरी जो है साल भर की आर्थिकी आज इस वीडियो में कवर हो जाएगी। इसलिए बहुत सजग होकर, मुस्तैद होकर इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से आखिरी तक। एक दो बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको नोट भी करना पड़ेगा। डेटा बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जिन डेटाज पे मैं आपको विशेष जोर दूंगा कि हाँ, इनको जो है आपको ज़रूर पढ़ना है, इनको याद रखना है, वो आपको कम से कम उतना तैयार करना है। और सबसे आखिरी में आपको पूरा वीडियो इसलिए भी देखना है कि आखिरी में हम 100 प्रश्न ऐसे कराएंगे इस वीडियो पर, जो पूरे वीडियो की समरी के रूप में होगा। और जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है वो यहीं से आएगा, जो हम 100 प्रश्न इस वीडियो पर आधारित कराएंगे। यानी पूरी आर्थिकी पर जो आधारित 100 प्रश्न होंगे, जिसमें आर्थिक समीक्षा और बजट वो भी कवर होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग थ्योरेटिकल फॉर्म में जो है अगर पढ़ते चले जाते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा। इसीलिए आखिरी में 100 प्रश्न हम तथ्यात्मक रूप में आपको हल कराएंगे, जिससे कि जो है आपका ये सब कुछ तैयार हो जाए। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक हमारे संस्थान से 55 प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं। आरओ की डेट आपको पता है 27 जुलाई है, पीसीएस की 12 अक्टूबर है। और हमारे संस्थान के द्वारा दोनों के लिए ही वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज इत्यादि संचालित हो रही है। और कई लोगों ने अभी हाल ही में एडमिशन लिया है और बहुत से लोग हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको जानकारी चाहिए। तो मैं बता दूं कि आप इन 2 नंबरों पे बात करके, कॉल करके, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। कुछ जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो सबसे जो पॉपुलर कोर्स है हमारा, वो यूपी पीसीएस के लिए है, फाउंडेशन कोर्स पूरा। उसमें प्री, मेंस और सब कुछ पूरी एक साथ तैयारी कराई जाती है। इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है। नोट्स दिए जाते हैं बाइलिंगुअल, आपको पीडीएफ में वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। साथ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, सीसाइड भी इसमें इंक्लूड है। उसके अलावा आंसर राइटिंग कराई जाती है, टेस्ट सीरीज दी जाती है। मतलब ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें कुछ भी आपको अलग से नहीं लेना है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। इसके लिए आपको जो कांटेक्ट करना है या आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये वाली बुक हमारी अभी मार्केट से आउट हो गई थी, जल्दी ही सब फिर से जो है आ रही है। ये समीक्षा अधिकारी और आरओ के साथ साथ ही पीसीएस के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जीएस तो दोनों का सेम है, हिंदी का ही अंतर है। तो जो लोग 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 27 जुलाई, उनके पास ये किताब ज़रूरी है, उनके पास होनी चाहिए। इसमें इतनी सफिशिएंट व्याख्या दी है, तभी आप देख रहे हैं केवल 10 सेट क्वेश्चन पेपर हैं ये, और ये कितनी किताब मोटी हो गई। यानी ये जो है आपका बहुत अच्छी किताब है। और बार बार जो है हम इसको जो है स्टॉक आउट हो जाता है, फिर हम प्रयास करके इसको छपवा कर जो है फिर से आप तक पहुंचाते हैं। तो जल्दी आपके बीच फिर से आएगी। अगर आपने नहीं लिया है तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली हमारी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए बहुप्रतीक्षित किताब भी लॉन्च हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं। इसको किताब को हमने गागर में सागर वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया है। इतनी ही मोटाई में हमने आपको जो है निबंध भी दे दिया है। हर पत्र में जितने तरह के पत्र होते हैं सभी के कम से कम 10-12 उदाहरण और ब्लैंक प्रारूप और हर तरह से जो है इसमें सब कुछ इतना समृद्ध कंटेंट है कि आपके पास अगर ये बुक हो तो आपको मेंस की तैयारी में जो है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी और बुक की आवश्यकता नहीं है। आपके पास ये बुक होनी चाहिए। और हमारी पहले से जो है मोस्ट पॉपुलर बुक जो है सामान्य हिंदी में, जो ऑब्जेक्टिव पेपर में काम आती है, ये बुक होनी चाहिए। 2 किताबें जो है आपको समीक्षा अधिकारी की हिंदी की नैया पार कराने के लिए सफिशिएंट है, और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी किताब आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, जल्दी ही दोबारा स्टॉक में आ जाएगी। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी उपलब्ध है आपके शहर में। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। तो हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के नवीनतम आर्थिक परिदृश्य से। यानी जो है इस समय उत्तर प्रदेश में जो नवीनतम आर्थिक परिदृश्य है, क्या आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश की ग्रोथ से संबंधित, खासकर इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित। तो कुछ चीज़ें आप बहुत भली बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। उसके अलावा जो है इसकी आबादी आज की डेट में, जब 2011 की जनगणना हुई थी तो लगभग 20 करोड़ थी,
और इस समय अगर अनुमानित देखा जाए तो 24-25 करोड़ इसकी हो चुकी है। यानी उत्तर प्रदेश का जो है लार्जेस्ट स्टेट है जनसंख्या के मामले में। और वित्तीय वर्ष 24-25, क्योंकि थोड़ा सा डेटा जो होते हैं वो पीछे चलते हैं, एक साल पहले 25-26 अब शुरू हुआ है, और 24-25 में क्या हुआ था, 24-25 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 24.99 ट्रिलियन जो है डॉलर, ये इसका सकल घरेलू उत्पाद था, और ये वर्ष 18-19 की तुलना में 9.5% अधिक है। तो यहाँ तुलना का क्या मतलब है कि 5 साल में जो है 5 साल में जो वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में, वो लगभग 10% की, यानी 9.5% की हुई है। तो इस तरह से आप जो है इस आंकड़े को याद रख सकते हैं। वर्तमान में जो देश की जीडीपी है उसमें उत्तर प्रदेश जो है टॉप 2nd नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का सर्वाधिक योगदान है उत्तर भारत की जीडीपी में। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, और उत्तर प्रदेश की जो करंट वैल्यू है, जो अभी आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, वो 9.2% है देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में वर्ष 2026-27 तक प्रदेश को 16,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये एक अलग डेटा है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, हर राज्य यही चाहता है, और इसी हेल्दी कंपटीशन की वजह से ही हमारा देश आगे बढ़ता है। तो उत्तर प्रदेश ने 2029 तक, कब तक, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्या टाइमिंग है, 2019 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। तो ये हालांकि महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जिस तरह से ग्रोथ रेट चल रही है, तो ये जो है असंभव भी नहीं है। निश्चित रूप से 2029 तक ऐसा संभव है। अभी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 9.2% का योगदान देता है ये। और ग्रोथ रेट के मामले में, यानी जो अर्थव्यवस्था जिस दर से हर साल बढ़ रही है, उस मामले में उत्तर प्रदेश पहला है। ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, और 2029 तक देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का इसका संभावना है। और ये ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार के दावे हैं, ये आरबीआई की भी एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये बताया गया है। तो अगर हम आर्थिक परिवेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को आज की डेट में उत्तर देश का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है, देश के विकास का जो है मुख्य इंजन के रूप में देखा जा रहा है। और क्योंकि भारत के भी लक्ष्य हैं जो है टॉप 3, टॉप 2, टॉप 1 तक पहुंचने के पूरे विश्व में, तो उसमें अगर जो कोई सबसे अच्छा सहयोग कर रहा है तो वो जो है उत्तर प्रदेश इस समय तेज़ी से बढ़ रहा है। जीएसडीपी की अगर बात करें तो देश का सबसे बड़ा राज्य होने और सबसे अधिक संसाधन होने के बावजूद 1950 से 2017 तक प्रदेश की जीएसडीपी कितनी थी, 12.75 लाख करोड़ तक पहुंची थी। वहीं पर जो है 2018 से, यानी 8 वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी दोगुना होकर 2024-25 में 27.51 लाख करोड़ होने जा रही है। ये अनुमान है, लेकिन जो है ये सरकारी अनुमान है। और 25-26 में क्या आकलन किया गया है कि ये और बढ़ के कितनी हो जाएगी, 30.77 लाख करोड़ रुपए जो है इकोनॉमी की जीएसडीपी हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। देश की जीडीपी में 9.2% की हिस्सेदारी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 23-24 में भारत की देश जीडीपी की वृद्धि दर कितनी थी, 9.6% थी, और जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर कितनी थी, 11.6%। तो उत्तर प्रदेश अगर पर्सनल ग्रोथ रेट देखें उत्तर प्रदेश की, तो वो देश से ज़्यादा थी 23-24 में। इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे तेज़ी से जो है ग्रो करने वाला राज्य बन रहा है। अब चूँकि अभी हम जो है आर्थिक परिदृश्य देख रहे हैं, अभी हम बजट या आर्थिक समीक्षा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सभी जो है मुख्य रूप से आर्थिक समीक्षा या आर्थिक परिवेश के पास हैं। तो डिजिटल लेन देन की बात करते हैं। डिजिटल क्रांति के युग में उत्तर प्रदेश देश और दुनिया का सफलतापूर्वक जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतियोगिता कर रहा है, और डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बन के उभरा है। 17-18 में जहां 122.84 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन होते थे, 24-25 में दिसंबर तक की अगर हम बात करें तो 1024.41 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया। यानी यूपी के बारे में हम क्या कह सकते हैं
यूपी डिजिटल लेन देन अपनाने में नंबर 1 स्टेट है। कहाँ पर? पूरे भारत में। और आधे से अधिक लेन देन कैसे हुए हैं? यूपीआई से, जिसका आप रोज़ उपयोग करते हैं, 2 4 5 बार जरूर उपयोग करते हैं। तो सभी लोग यूपीआई पे ज़्यादातर उपयोग करने के कारण जो है ये बढ़ रहा है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वित्तीय समावेशन है। लोगों के बैंक में खाते हैं, लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल में यूपीआई का जो है ऐप है सभी के पास कोई ना कोई, और सब लोग जो है डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। बाकी देखिए बहुत सारा डेटा ऐसा भी है जो यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन आपको उसके लिए तनाव नहीं लेना है। जहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ आप ये मान के चलिएगा कि वो हमको जो है ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब पर्यटन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन का भी बहुत बड़ा हब बन के गुजरा है। अभी जो है आप देखिए लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 66 करोड़ से प्लस गवर्नमेंट बताती है, प्रयागराज महाकुंभ में जो है अपना प्रतिभाग किया, वहाँ पर पवित्र स्नान किया, दर्शन किए। तो इसी तरह से जब से अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तब से जो है अयोध्या एक ऐसी जो है डेस्टिनेशन बन गया है जिसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया। पहले क्या होता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फेम का ताजमहल था इसलिए सबसे ज़्यादा पर्यटक ताजमहल देखने जाते थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के कारण बहुत ज़्यादा बढ़े होने के कारण सबसे ज़्यादा विजिट जो है अयोध्या और प्रयागराज और बनारस की देखी गई है। तो इस तरह से कह लेंगे कि धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन के उत्तर प्रदेश उभरा है। यानी जो है 65 करोड़ पर्यटक आए हैं कब? वर्ष 2024 में, जिसका हमारे पास एक्यूरेट डाटा आज की डेट में उपलब्ध है। एफडीआई प्रवाह की बात करें तो पिछले 5 सालों में, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशों से जो सीधे जो है पूंजी प्रवाह आता है हमारे यहाँ, 5 वर्षों में 1384 मिलियन डॉलर रहा है, जो कि ये भी एक रिकॉर्ड रहा है। उत्तर प्रदेश में अब जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, अगर हम सारे आर्थिक क्षेत्रों को मिला लें, क्योंकि आर्थिक क्षेत्रों की कैटेगरी होती हैं, अधिसूचित मतलब जो पूरी तरह से अधिसूचित कर दिए गए, नोटिफाइड कर दिए गए कि ये सेज हैं। आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे मान लीजिए अब आम का निर्यात करना है तो लखनऊ के पास जो है मलिहाबाद है, लखनऊ के अंतर्गत आता है, उसको आम के लिए जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया है। इसी तरह से कानपुर में आप जाइए तो लेदर फैक्ट्रीज़ हैं, तो लेदर के आयात निर्यात के लिए कानपुर में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसी तरह से आगरा में और पूरे जो है उत्तर प्रदेश में अधिसूचित, संचालित व अनुमोदित अगर तीनों को ही मिला लें तो हमारे यहाँ सेज की संख्या जो है 50 तक पहुँच गई है। ये सब डेटा जो है आपके आंसर राइटिंग में भी काम आएगा और साथ ही में आपके जो है प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्चुअल दृष्टि से भी काम आएगा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हर साल अब हो रहा है। 2024 में जो हुआ था उसमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए थे और उन पे कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश देश का 16% से अधिक दूध उत्पादन करके इस समय सबसे बड़ा दूध का उत्पादक राज्य बन चुका है। अब कुछ फटाफट वाले स्नैपशॉट देखते हैं, क्योंकि सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं अभी रिसेंटली जो है, तो सरकार ने कुछ जो है अच्छे आंकड़े जारी किए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हैं। बाकी सरकार की प्रशंसा करना या बुराई करना ये हम लोग का उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए। हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग को जो है क्या करना है, इनमें जो है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों को ढूंढना है। तो उत्तर प्रदेश में आज सबसे सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश बता दीजिए। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के पास है। दोनों चीज़ें हो गई हैं ना। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है? 6 शहरों में। देश की पहली रैपिड रेल सेवा आप जानते हैं मेरठ से जो है जो दिल्ली को जोड़ती है, वो कहाँ पर चल रही है? उत्तर प्रदेश में। तो ये भी एक प्रश्न हो गया। तो इस तरह से हम इनको जो है स्नैपशॉट को जल्दी जल्दी देखेंगे, जो आपके काम की चीज़ें हैं उनको हम रेखांकित करते चलेंगे। सबसे ज़्यादा MSME यूनिट कहाँ है भारत में? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? लगभग 96 लाख। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ सब, सरकार का ही ऐड है ये कि नंबर 1 पर है हम MSME के मामले में। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपनी MSME यूनिट को 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी भी देता है। तो इस मामले में भी ये जो है ठीक है 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा कवर जो है वो प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे।
फिर जो है कुछ और आंकड़े देखते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रोथ से संबंधित। 45 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 8 सालों में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे जिसके लिए सम्मेलन हुए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, ये सबके बारे में 15 लाख करोड़ के ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यानी धरातल पर वो आ चुके हैं, चाहे उनसे फैक्ट्रियाँ खुली हों, जैसे डेटा सेंटर पार्क है, सोलर पार्क है, बाकी बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। 60 लाख डायरेक्ट जॉब और मेनी इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ उत्तर प्रदेश में क्रिएट हुई हैं सरकार के अनुसार। फिर उत्तर प्रदेश का और क्या पोटेंशियल है? पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स स्टेट की श्रेणी में आता है, उसमें लीडर स्टेट, अचीवर स्टेट इस तरह के होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की श्रेणी क्या है? अचीवर्स स्टेट की है। उसके बाद 96 लाख प्लस MSME की स्थापना करके देश में प्रथम स्थान पे है, जैसा हमने पढ़ा। और जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो आपके फ़ायदे की ही हैं, जिससे क्या हो रहा है, आप जो है सारी चीज़ों को बार बार अगर 2-3 बार रिपीट हो जाती हैं तो आपको याद हो जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। कितना प्रोडक्शन कर रहा है? पूरे देश का लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश के 6 शहरों में मेट्रो रेल सेवा चल रही है, पता है आपको, अभी हमने बात की है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवे है और सर्वाधिक एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। अगस्त 2024 तक का डाटा देखें तो विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता लगभग 32,000 मेगावाट है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पहले, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो हमेशा इसको याद रखिएगा कि 32,000 मेगावाट जो है अगस्त 2024 तक के डेटा के अनुसार, जो सरकार ने ही जारी किया है, यही उनका लेटेस्ट डेटा भी है। उत्तर प्रदेश के निर्यात में प्रतिवर्ष 18% की वृद्धि हो रही है, यानी निर्यात वृद्धि दर की अगर बात की जाएगी तो कितने प्रतिशत से हो रही है? 18% की एनुअल ग्रोथ रेट से जो है उत्तर प्रदेश में निर्यात बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन लगभग 7% की दर से बढ़ रहा है। हमने कहा था ना कि देश में सबसे तेज जो है GDP ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट की बात हो रही है, तो 7% की लगभग जो है दर से हर साल उत्तर प्रदेश की GDP बढ़ रही है। ये जो है एक अच्छा संकेत है। तो और MSME की बात हो गई। और एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 93,514 रुपये हो गई है, जो अभी लेटेस्ट बजट में डेटा जारी किया गया है उसके अनुसार ये है। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो गया, द्वितीयक जो है क्या हो गया? इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, तीसरा सर्विस सेक्टर हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया। तो कृषि और एलाइड सेक्टर्स में 24% की ग्रोथ रेट है। उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में 30% की ग्रोथ रेट है, GDP के टर्म्स में है ये सब। और सेवा क्षेत्र में जो है 46% की जो है GDP ग्रोथ रेट है। तो ये जो है योगदान है अर्थव्यवस्था में जो है तीनों सेक्टर्स का, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो है स्नैपशॉट्स लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी लेटेस्ट बजट के बाद जो है डेटा जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश में अब बेरोजगारी दर घटते घटते कितनी रह गई है? 3% रह गई है। और सरकार का ये दावा है कि इसमें जो देश का वो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसमें ODOP स्कीम चलाई गई है। आपने ये भी सुना होगा कि अब ODOP की तर्ज पे अन्य स्टेट्स में भी योजनाएं शुरू की गई हैं। ODOP के माध्यम से जो है जो परंपरागत उद्योग थे उनको सम्मान मिला और उनको जो है सराहना मिली और उनको एक प्लेटफॉर्म मिला कि जो है नेशनल, आज इंटरनेशनल लंदन तक में जो है ODOP का सामान बिक रहा है और ऑनलाइन भी कोई भी कहीं से खरीद सकता है। फिर उत्तर प्रदेश के जो है कई सारे और अचीवमेंट्स गिनाए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, नोट कर लीजिएगा। सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन और सर्वाधिक युवा ऊर्जा का राज्य भी उत्तर प्रदेश में, यानी सर्वाधिक जो है युवाओं वाली कैपेसिटी भी उत्तर प्रदेश के पास में है। इसके बाद हम बात करते हैं सोलर सिटी की। देश की पहली सोलर सिटी बनने जा रहा है अयोध्या। इस तरह के प्रश्न बहुत संभावित होते हैं जहाँ पर पहला शब्द जुड़ा होता है, पहला, प्रथम। तो देश की पहली सोलर सिटी कौन सी बनने जा रही है?
अयोध्या बनने जा रही है। यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी सोलर पैनल के माध्यम से ही जल रही हैं, मतलब वहाँ पर कोई भी और फॉसिल फ्यूल जो है नहीं इस्तेमाल हो रहा है बिजली के क्षेत्र में। ये जो है सरकार ने जो है बताया है। उसके बाद एयरपोर्ट्स की हमने बात की थी ना कि सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हैं, तो एयरपोर्ट्स पे चलते हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2 एयरपोर्ट थे, एक लखनऊ एक वाराणसी था। उसके बाद गोरखपुर आगरा आंशिक रूप से भी संचालित थे। आज कुल 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, इनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो 4 कौन कौन से हैं और 16 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, कहाँ पर स्थित हैं, तो इसको जो है प्रीलिम्स की दृष्टि से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वाधिक एक्सप्रेसवे की जो हमने बात की थी, और सर्वाधिक सबसे बड़ा जो है रेलवे नेटवर्क, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। और एक बड़ी घोषणा भी बजट में हुई है, पहले भी हो चुकी थी लेकिन बजट में इसका जो है पैसा आ गया है, यानी बजट दे दिया गया है। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनेगा, जिसके लिए 300 करोड़ रुपया जो है इस बजट में दिया गया है, और इससे जो है बहुत लोगों को जो है लाभ होगा। इसका जो नाम रखा जाएगा टेक्सटाइल पार्क का, और इसके अलावा और भी टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, सबका नाम जो है संत कबीर जी के नाम पे रखा जा रहा है। इसको बोला जाएगा संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड, ठीक है। और ये क्यों लाया गया है? उत्तर प्रदेश में जो टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी है 2022 की, उसको क्रियान्वित करने के लिए, और इसमें 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। और जो लखनऊ में ये पार्क बनेगा, ये 1680 करोड़ की लागत का बनेगा। और पहला AICT, देखिए बहुत सारी पहली चीज़ें आ रही है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। देश की पहली AICT कहाँ बनने जा रही है? लखनऊ में बनने जा रही है। केवल नाम याद रख लीजिए, बाकी जो है और चीज़ें तो जो है सेकेंडरी हैं, है ना। इसके बाद जो है हम बात करते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की, जिनको हम कहते हैं फॉरेंसिक लैब, जहाँ पर क्राइम से संबंधित जो है चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, फॉरेंसिक लैब। तो फॉरेंसिक लैब कहाँ कहाँ पर है? आपसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए हैं, निम्न में से किस जिले में फॉरेंसिक लैब जो है क्रियाशील नहीं है या नहीं है? तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा आप कैसे कर सकते हैं? तो लखनऊ, बनारस, आगरा, गाज़ियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोंडा और मुरादाबाद में विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ अभी क्रियाशील हैं, और 6 नई प्रयोगशालाएँ बनेंगी विधि विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा जो अभी जो है भारत सरकार ने तीनों कानून, जिसको हम पहले CPC, CRPC और IPC कहते थे, उनको नए नए नाम दे दिए हैं। तो उनको जो है उत्तर प्रदेश ने अब लागू कर दिया। पूरी बात में यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कब से लागू कर दिया है? 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में इन कानूनों को नए रूल और जो उनमें संशोधन है वो सब लागू हो चुके हैं, और उसके अंतर्गत अभी तक 2,50,000 से अधिक मुकदमे भी पंजीकृत हो चुके हैं। जैसे आप लोग को याद होगा IPC की धारा 420, 307, 302 ये सब बहुत प्रचलित हुआ करता था। इनके तो मुहावरे भी बन चुके थे। फिर उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान बनेगा, ये राज्य स्तरीय संस्थान होगा। ये कहाँ बनेगा? तो इसकी आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना लखनऊ में की जानी है। आगे बढ़ते हैं। अभी बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। ये 4 एक्सप्रेसवे बहुत लंबे लंबे नहीं हैं, इनकी कुल दूरी जो है बहुत कम है, लेकिन क्या है, ये जो वर्तमान में रनिंग बड़े एक्सप्रेसवे हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करेगा। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे तो बन ही रहा है, उसको अगर आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ना है, उसको हरिद्वार तक कनेक्टिविटी करनी, तो इस तरह से ये अलग अलग हैं। तो इनको समझ लीजिए। विंध्य एक्सप्रेसवे ये मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र 320 किलोमीटर का हो जाएगा। चंदौली से गाजीपुर में पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए इस पर का निर्माण होगा, ये छोटा होगा खंड। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को किससे जोड़ना है? चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए रीवा मार्ग से जोड़ने हैं, तो एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने के लिए, क्योंकि मेरठ से शुरू हो रहा है लेकिन उसको हरिद्वार तक अगर एक्सटेंड करना है, तो चूँकि नाम ही उसका गंगा है, यानी हरिद्वार तक उसको ले जाया जाएगा। तो ये जो है ये नए जो है घोषणा हुई है, अभी इन पे भी काम शुरू हो जाएगी। अब कुछ और जो है टेक्निकल चीज़ों के बारे में देखते हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
संभवतः ये लखनऊ में बनेगा, लेकिन अभी ऐसा कहीं रिटर्न में नहीं है। प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लगभग 16,000 किलोमीटर से अधिक का है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी ग्रेटर नोएडा में है। ये दोनों जो है बड़े उसका जो है कॉरिडोर है, उनका जो है जंक्शन जो है उत्तर प्रदेश के दादरी में है। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 एयरपोर्ट वाला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर। अभी आपने पीछे पढ़ा होगा 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं, इसीलिए जरा सा डाटा में अंतर आ रहा है। यहाँ पर लिखा है बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए हमेशा जो भी डेटा पढ़िए उसको समझ के पढ़िए, ठीक है। मतलब 5वां जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अभी जो है उड़ान के लिए तैयार नहीं है, क्रियाशील नहीं है। तो उसको अगर छोड़ देंगे तो 20 हवाई अड्डे हो गए, 16 + 4 अगर उसको ले लेते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो 21 हो जाएंगे भविष्य में। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में जो है जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा तो वो जो है मिलाकर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात की थी, तो इसके कितने नोड हैं? 6 नोड हैं। कौन कौन से नोड हैं ये जरूर याद रखिएगा। पीसीएस प्री और मेंस और जितने भी और एग्ज़ाम है सभी में जो है आरओ में सभी में पूछ लिए जाते हैं। लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, आगरा, चित्रकूट, ये जो है 6 नोड हैं और ये 6 नोड जो है किसी न किसी बड़े हाईवे से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में झांसी नोड के अंतर्गत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तथा लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल्स का निर्माण की इकाई लग चुकी है और 30,000 करोड़ के निवेश अभी तक प्रक्रियाधीन है। मतलब अभी शुरू नहीं हुए लेकिन ये सब जो है संचालित हो रहे हैं। देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित हो रहा है। अंतर्देशीय जलमार्ग जो है कौन सा है, इसके लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है। अभी तो जो है प्रयागराज से हल्दिया वाला जो है वो NW1 है, नेशनल वाटर हाईवे, NWH1। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो है गठन का कार्य पूर्ण हो गया है। बनारस में 100 एकड़ में भारत का पहला फ्रेट विलेज बनेगा। कौन सा विलेज बनेगा? फ्रेट विलेज, ध्यान रखिएगा, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। फिर भारत में कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 45% का योगदान किसका है? उत्तर प्रदेश का। यानी उत्तर प्रदेश में मोबाइल आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा और उस तरफ जो है बहुत सारी जो है फैक्ट्रीज लगी हैं। रिसेंट में सैमसंग वगैरह भी आया है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क और हैंडीक्राफ्ट पार्क लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। फिल्म सिटी तो लगभग फाइनल भी हो गया, उसमें ये भी डिसाइड हो गया कि नोएडा के किस सेक्टर में बन रहा है, बस जो है उसका जो है फाइनल स्वरूप अभी आना बाकी है। ग्रेटर नोएडा में IIT GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क। अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए गोरखपुर में बनाया जा रहा है। गोरखपुर में गारमेंट पार्क तथा अनेक फ्लैटेड फैक्ट्रियों परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप क्वेश्चंस ढूंढने का प्रयास कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, यानी देश में पहले नंबर पे है। लखनऊ में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की थी, 300 करोड़ जिसके लिए बजट में सैंक्शन हुआ है, वही जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। बुंदेलखंड के विकास के लिए जैसे जो है नोएडा अथॉरिटी है वहाँ पर जो है, उसी तरह से बीडा बनाया गया है। इसको नाम दिया गया है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीडा। तो बीडा का जो है गठन हो गया है और 47 साल बाद, नोएडा के गठन के 47 साल बाद कोई नया शहर जो है उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, उसका जो है मार्ग प्रशस्त हो गया है। 6 औद्योगिक गलियारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं एक्सप्रेसवे पर, और 6 गलियारे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर विकसित किए जा रहे हैं। बरेली के बहेड़ी में मेगा फूड पार्क बनेगा। तो आपसे प्रश्न हो जाए कि मेगा फूड पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है, तो बहेड़ी भले आप भूल जाए लेकिन आपको बरेली जरूर याद रखना है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है फार्मा पार्क बन रहा है बुंदेलखंड में, पर्टिकुलरली ललितपुर में और झांसी में। 1472 एकड़ जमीन पर फार्मा पार्क बनेगा। इसी में एक जो है बल्क ड्रग पार्क, ये भी नाम याद रखिएगा, जो ललितपुर में बनेगा। प्रारंभ हो चुका है। कन्नौज में इत्र पार्क की स्थापना होगी और ईडा में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना होगी। नेक्स्ट हमारा है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत
प्रयागराज और आगरा में एक एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना होगी। तो कुछ जो है इम्पॉर्टेंट भी है, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं, जैसे इसके पूछे जाने की संभावना कम है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुरुआत हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है तो आप बता दीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी को विकसित किया जाएगा और ये देश की पहली AI सिटी होगी। इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत, PM मित्र योजना के अंतर्गत एक मेगा टेक्सटाइल पार्क जो हमने बताया ना, वो लखनऊ हरदोई रोड पे है। कानपुर में एक मेगा लेदर क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, गाजियाबाद में, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे सेक्टर निर्माणाधीन हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। MSME की हमने बात कर ही ली थी, तो MSME को छोड़ देते हैं, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्लेज पार्क क्या होते हैं? प्लेज पार्क में जो है एक ही जगह सारी जो है औद्योगिक सुविधाएं होती हैं। तो 11 प्लेज पार्कों को प्रस्तावित किया गया है। अब अगर याद हो सके तो इनकी जगह भी याद कर लीजिए। उन्नाव, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर देहात, हापुड़, संभल, झांसी और मथुरा। इसके अलावा जो है 10 जिलों में, लखनऊ वाले में तो टेक्सटाइल पार्क बन ही रहा है लखनऊ हरदोई रोड पे, लेकिन उसके अलावा 10 और जिलों में संत कबीर के नाम से टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है। 2 जिलों में संत रविदास के नाम पर लेदर पार्क बनाने की तैयारी है। अभी किसके नाम से क्या बन रहा है एक योजना का, उसका एक चार्ट भी आपको बाकायदा दिखाएंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए, अभी आपको वो भी याद हो जाएगा। फिर MSME में अगर कोई पंजीकृत उद्यमी है, उसकी मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में, तो क्या होता है 5 लाख रुपए तक का उसको आर्थिक सहयोग मिलेगा। एक तरह से ये दुर्घटना बीमा है। 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादकता उत्तर प्रदेश की कितनी थी? 27 कुंटल पर हेक्टेयर थी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपको कृषि में मान लीजिए निबंध लिखना है उत्तर प्रदेश में, तो क्या लिखेंगे? 2024 में जो है 23-24 वित्तीय वर्ष में 31 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न उत्पादकता हो गई है। तो 27 से 31 पहुंचना बड़ी बात है। 4 जो है कुंटल प्रति हेक्टेयर की वृद्धि दिख रही आ रही है। उसके बाद एक और नया याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश सब्जियों में भी टॉप स्टेट हो गया है, टॉपर स्टेट। 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में प्रथम स्थान पर आ गया है उत्तर प्रदेश। फिर अगर हम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात कर लें तो 16-17 में, ये कंपेरिजन सरकार दिखाती है, ज़रूरी नहीं आप 16-17 का याद रखिए। 8.6% से बढ़कर 23-24 में जो कृषि विकास दर है वो 13.7% हो गई है। यानी आप देखेंगे तो कृषि में भी अभूतपूर्व वृद्धि दिख रही है। उत्तर प्रदेश में कितने क्लाइमेटिक जोन है? 9 क्लाइमेटिक जोन है, एक बार प्रश्न भी आया था। और उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर कुल उपलब्ध भूमि के 76% कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है। यानी कृषि योग्य भूमि जितनी है उत्तर प्रदेश में, उस पे 76% पे कृषि की जा रही है और 86% से अधिक सिंचित कृषि भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको एक डेटा और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कितने अधिक जो है कृषि योग्य भूमि है, तो 187.70 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है। उसके बाद हम बात करें खाद्यान्न उत्पादन की, तो सीधे 23-24 का आंकड़ा पकड़िए। अब जो है खाद्यान्न उत्पादन 669 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से तिलहन की बात कर लेते हैं। तो तिलहन में जो है ये सब डेटा जो है भले ही आपको वैसे लग रहे हो, लेकिन ये आपके प्रयोग के डेटा हैं। 128% जो है तिलहन उत्पादन 5 वर्षों में बढ़ गया है। अब 28.31 लाख मीट्रिक टन है। आप जरूरी नहीं कि कंपैरेटिव वाला डाटा भी याद रखें, वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। कृषि से सेक्टर का कायाकल्प करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम, जिसको UP एग्रीज नाम दिया गया है, ये अभी जल्दी ही योजना शुरू की गई है। इसका शुभारंभ हुआ है। इसमें पूर्वांचल के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिलों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। और आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये किसके द्वारा जो है प्रायोजित है, तो ध्यान रखिएगा ये वर्ल्ड बैंक की योजना है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस्ड है या प्रायोजित है UP एग्रीज।
उसके बाद पीएम किसान निधि जैसे पूरे देश में बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, तो इसमें उत्तर प्रदेश में 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में 14 सितंबर 2019 से लागू है प्रदेश में, और 63,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। अभी हम लोग जो है केवल आर्थिक समीक्षा पे चल रहे हैं, अभी बजट जो है आगे पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कृषि मंडी में माता सबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय स्थापित किए जाएंगे। आप लोग जाते हैं ना, कृषि मंडी आपके सभी के जिलों में होती है, तो वहाँ पर जो है इस कैंटीन में क्या खासियत होगी, यहाँ पर सब्सिडाइज रेट पे यानी छूट के साथ आपको खाने पीने और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और आराम करने की सुविधा होगी। फिर 8 जनपदों में जो है 8 नई मंडियां और उप मंडियां तथा लखनऊ में 49 करोड़ की लागत से किसान एग्री मॉल का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है। तो देखिए कितने की लागत से हो रहा है, इससे नहीं मतलब है। आपसे अगर क्वेश्चन आएगा कि किसान एग्री मॉल कहाँ बन रहा है, तो आपको बताना होगा किसान एग्री मॉल जो है लखनऊ में बन रहा है। क्वेश्चन को पहचानिए कि क्वेश्चन आपसे कहाँ से आ सकता है। ये मत देखिए कि इतना ज़्यादा भारी भरकम यहाँ लिखा हुआ है और जो है क्या क्या याद करें, ऐसा नहीं है। केवल याद वो करिए जो आपसे सीधा तौर पे पूछे जा सकते हैं। अमरोहा, बनारस और सहजनवा में, सहजनवा कहाँ है, गोरखपुर में है। इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, इसको आप छोड़ दीजिए। और 88 ग्रामीण हाट बाज़ार भी पूर्ण कर लीजिए, तो ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा किसानों के हित के लिए जो है एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसका नाम याद रखिएगा, ये नया ऐप है यूपी, इसका नाम है यूपी मंडी भाव। इससे क्या होगा, जैसे किसान को अपनी फसल देखनी है बाज़ार में बेचने से पहले कि इस समय फसल का क्या भाव चल रहा है, मान लीजिए चना ले जा रहा है, गेहूँ ले जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है उसमें आ जाएंगी, सब्जियाँ आ जाएंगी, और इसमें मौसम की जानकारी भी उसको निःशुल्क रूप से मिलेगी। फिर मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाने का जो है घोषणा की गई है। और इस दिन क्या होगा, किसानों को ट्रैक्टर बांटे जाएंगे, बांटे गए भी हैं। लखनऊ में 251 करोड़ की लागत से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर एक सीड पार्क की स्थापना हो रही है। अब यहीं पर क्वेश्चन आपको क्लिक करना आना चाहिए। आपसे अगर प्रश्न आ जाए चौधरी चरण सिंह सीड पार्क कहाँ पर बनने जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लखनऊ में बनने जा रहा है। अब ये कितने की लागत से बनेगा यहाँ लिखा तो ज़रूर है, लेकिन ये पूछे जाने की न्यूनतम संभावनाएं हैं। तो जिनकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं उन्हीं को आप जो है ज़्यादा याद रखें, वो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कौसाम्बी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स और चंदौली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल की स्थापना हो रही है। सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट तथा वेजिटेबल्स, लखनऊ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स का निर्माण किया जा रहा है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। एग्री मॉल की हमने बात कर ही ली, लखनऊ में सीड पार्क की हमने बात कर ली, लखनऊ में या सीड मॉल, ठीक है। उसके अलावा आप देख लीजिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, जो फैजाबाद था, वर्तमान में अयोध्या नाम है, में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। मंडल मुख्यालयों पर जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों के आउटलेट स्थापित किए जा रहे हैं। समस्त जनपदों में मनरेगा के अंतर्गत 2 हाईटेक नर्सरी बनाई जा रही हैं। हापुड़ और कुशीनगर में आलू के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोटैटो कहाँ बन रहे हैं, हापुड़ और कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं। आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो सीधा सा जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा सरकारी डॉक्यूमेंट में कि 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। कितने हैं, 5। बस ये आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जा रही है और पहले से कितने संचालित हैं, 89। ये याद रख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और 20 नए बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान पूछा जाएगा तो 89 बताएंगे, कितने नए प्रस्तावित हैं तो 20 बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य जारी है। अब आपसे क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से आ जाए कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, क्योंकि कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तो उत्तर प्रदेश में कई हैं,
लेकिन अगर इसमें नाम लगाओ महात्मा बुद्ध तो आपको महात्मा बुद्ध से कुशीनगर को जोड़ लेना है, तुरंत आपको उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, सरकार की जो है ऐसी उपलब्धियों की अब बात करेंगे जिसको लेके जो है काफ़ी चर्चा है। पहली चीज़ तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी हुआ था नीति आयोग का, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, यानी सबसे ज़्यादा गरीब जो है, गरीबी के लोग दंश से मुक्त हुए हैं। तो कितने लोग हैं ये ऐसे? 5.94 करोड़ लोग जो है उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी से, किस ड्यूरेशन में? 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच में। और देश में ये संख्या कितनी है? 24.82 करोड़ है। और इसी से उत्साहित होकर उत्तर प्रदेश ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है गरीबी को शून्य करने का। उसका नाम दिया गया है जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम या प्रोग्राम। ये गांधी जी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया है। इसमें है क्या? इसमें सभी निर्धन परिवारों के जो समस्याएं हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसको मार्क किया जाएगा और उनको जो है ऐसी आर्थिक स्कीमों में शामिल कर लिया जाएगा जिससे जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आ सके। तो अभी तक जो है 13.57 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है। ये डाटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और 17 योजनाओं के कन्वर्जेंस के साथ कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। मतलब 17 योजनाएं ऐसी हैं जिसके अंतर्गत उन गरीबों को शामिल कर लिया जाएगा। अब ये कन्वर्जेंस की प्रमुख योजनाएं क्या हैं? राशन कार्ड उनको दिया जाएगा, उनको जो है ग्रामीण आवास दिए जाएंगे, स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा, आयुष्मान भारत कार्ड में जो है उनको होल्डर बनाया जाएगा, किसान सम्मान निधि मिलेगी, अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम मिलेगी, जल जीवन मिशन का लाभ मिलेगा, शौचालय का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से जो है कुल जो है 17 प्रमुख योजनाओं का लाभ देते हुए इनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा। तो ये हो गई उत्तर प्रदेश की जीरो पॉवर्टी स्कीम। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत चर्चा में अभी आप लोग जानते हैं 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। तो जैसे अन्य जो है दिवस मनाए जाते हैं उसी तरह इस दिवस का भी महत्व है। और उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए महत्व है कि उत्तर प्रदेश के नाम एक रिकॉर्ड जुड़ गया है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा टीबी रोगियों की पहचान की है पिछले वर्ष में। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो रहा है। प्रत्येक माह की 15 तारीख को टीबी, कालाजार, फाइलेरिया, कुष्ठ रोग के लिए सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एकीकृत निक्षय दिवस मनाया जाता है। सुविधाजनक रूप से जाने के लिए प्रदेश में 926 नैट मशीनें उपलब्ध हैं। नैट मशीनें होती हैं कि बलगम से जो है वो तुरंत जो है पक्की जांच कर देती हैं कि हाँ टीबी है या नहीं है। 8 नए टीबी कल्चर लैब्स की स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश में। पहले से प्रदेश में 14 टीबी कल्चर लैब्स हैं। निक्षय पोषण योजना क्या है? जो है टीबी का मरीज है उसको सरकार जो है 500 रुपये प्रतिमाह देती है। तो 1 नवंबर 2024 से 500 रुपये प्रतिमाह की उसमें वृद्धि कर दी गई है। अभी तक जो है 28.27 लाख टीबी रोगियों के खाते में लगभग 818 करोड़ रुपए प्रेषित किए गए हैं। ठीक है, तो ये सब डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इसके बारे में क्या क्या कार्य हुआ है। जो मैंने आपसे कहा था ना कि देश में सर्वाधिक टीबी रोगियों का जो है पहचान की गई है उत्तर प्रदेश में, वो ये है। 2024 में 6.81 लाख टीबी रोगियों की पहचान की गई है। इसीलिए अभी हाल ही में एक दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश के कई सारे अफसरों को इसके लिए सम्मानित भी किया गया है। बाकी जो है टीबी रोगियों को गोद लेने का अभियान भी चलता है, तो उनको न्यूट्रिशन किट जो है बांटी जाती है। अब आते हैं थोड़ा सा फिर से आर्थिकी पे वापस आते हैं। राज्य सकल घरेलू उत्पाद की किस तरह से लगातार ग्रोथ हो रही वो देखिए आप। जो है 23-24 में ये था 25.84 लाख करोड़ रुपए। अब 24-25 में ये अनुमानित कर दिया गया है 27.51 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो है यही डेटा यही लिखा है। और 25-26 में, ये तो 24-25 की बात की, 25-26 की बात कर लें अगर, जो नीचे लिखा हुआ है 25-26 में
30.77 लाख करोड़ रुपए, यहीं पर लिख देता हूं मैं 30.77। ये हो गया आपका 23-24, ये हो गया 24-25 और ये हो गया 30.77 लाख जो है 25-26 में अनुमानित। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को किस तरह से पाएगा। अभी आरबीआई के द्वारा जो है एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी सराहना की गई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको जो है काफ़ी हाईलाइट किया है अपने एडवर्टीजमेंट्स में। उसको देख लेते हैं, उसमें क्या कहा गया है। देश के सभी राज्यों का स्वयं के कर से प्राप्त जो होता है, स्वयं के कर से जो राजस्व प्राप्त होता है यानी टैक्स से, उसमें क्या अंश है। तो उत्तर प्रदेश का अंश अगर देखेंगे तो अगर हम सीधे लेटेस्ट डेटा की बात कर लेते हैं 24-25 में 11.6% है। तो ये देश में दूसरा नंबर का है। कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का। बस आपको यही याद रखना है, डाटा भी भूल जाए तो कोई बात नहीं। स्वयं से राज्यों में स्वयं के कर्ज की प्राप्तियों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ने जो प्राप्त किया है, उत्तर प्रदेश उस मामले में सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और उसी तरह से राजस्व प्राप्तियों की अगर बात करें, यहाँ तो जो है कर प्राप्तियों थी, यहाँ राजस्व प्राप्तियों की, तो उत्तर प्रदेश का स्कोर यहाँ पर 8.9% है। उसके बाद राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों के स्वयं के कर से प्राप्ति का औसत क्या रहा है, तो उसमें जो है ये देखिए, ये जो है आपका 24-25 का 7.2, लेकिन उनके तुलना में उत्तर प्रदेश का क्या रहा है, 10% रहा है। यानी जो है प्राप्तियों के मामले में, टैक्स कलेक्शन के मामले में भी उत्तर प्रदेश जो है सबसे अच्छी पोजीशन पे बना हुआ है, और कहीं दूसरे नंबर पे है, कहीं पहले नंबर पे है, और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। डिजिटल लेन देन की हम लोगों ने बात कर ही ली है, वही डेटा यहाँ पर लिखा है, उसको हम दोहराएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में नंबर 1 है, यहाँ भी लिखा है। अभी एक डेटा हम आगे भी देखेंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबसे ज़्यादा खाते खोले उत्तर प्रदेश ने। अटल पेंशन योजना में सबसे ज़्यादा नामांकन किया है। इसमें डेटा नहीं याद रखना, बस आपको योजना में किस में नंबर 1 याद रखना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आप देख लीजिए। उसके बाद महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बांटने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ये नंबर 1 देख लिया। अब हमने जो आपसे बताया था कि उत्तर प्रदेश में कई सारी योजनाएं बहुत सारे महापुरुषों और जो है बड़ी हस्तियों के नाम पे शुरू की जा रही हैं या शुरू की जा चुकी हैं, तो उनको ज़रा सा याद रख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जैसे उत्तर प्रदेश में हर कृषि मंडी में कैंटीन और विश्रामालय बनेगा, तो उसका नाम माता सबरी के नाम पे होगा, ठीक है। 7 जिलों में श्रमजीवी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनने जा रहे हैं, उनका नाम होगा पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे। सीएम मित्र पार्क योजना जो अप्रैल पार्क है, 10 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। सीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत 10 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, उनका नाम संत कबीरदास जी के नाम पर होगा। 2 जनपदों में जो लेदर पार्क बनने जा रहा है वो संत रविदास जी के नाम पे होंगे। लखनऊ में जो सीड पार्क बनने जा रहा है वो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे होगा। नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय बनेंगे, वो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे होगा। उच्च शिक्षा में मेघाओं बालिकाओं को स्कूटी वितरित की जाएगी, वो किसके नाम से, महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से। समाज कल्याण छात्रावास पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण योजना में इसमें जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब जी के नाम से ये होगा। सभी जनपदों में विशेष रोजगार क्षेत्र बनाए जाएंगे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से होंगे। मिर्जापुर एवं सोनभद्र में जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना होगी धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पे। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब नई योजनाएं हैं जो शुरू होने जा रही हैं, इनका नामकरण कैसे कैसे हो रहा है ये आपको पता चल गया। अब हम एक स्नैपशॉट देखेंगे फटाफट आर्थिकी का कि उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में नंबर 1 है। बस इसको आप शॉर्ट में जो है नोट करते चले जाइएगा, और आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं। और कहीं मेंस वगैरह में आपको उत्तर प्रदेश का जो है आर्थिक विकास के बारे में बताना हो, उत्तर प्रदेश में विकास के बारे में बताना हो, तो इनका जिक्र आप कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर नंबर 1 है। धार्मिक और आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर, ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण दोनों में सबसे ज़्यादा आवास निर्माण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर, ये सब पीछे भी आ चुका है लेकिन यहाँ पर समराइज है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,85,00,000 निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है, सबसे ज़्यादा बांटने वाला। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश क्या है, देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे हमने देखा था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में सजा दिलाने के नाम पर पहले नंबर पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले नंबर पे, 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स लगाकर सबसे ज़्यादा एमएस यूनिट हो गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 9,57,00,000 खाता धारकों के मामले में पहले नंबर पे, जो भी हमने पीछे देखा। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पहले स्थान पर। आप बस इतना याद रखिए कि वो स्कीम का क्या नाम है, उसमें डेटा जरूर भूल जाइए आप। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में नंबर 1 पे है। अटल पेंशन योजना में नंबर 1 पे है। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में सर्वाधिक जो है दीप प्रज्वलन का रिकॉर्ड यहाँ पर बना, जिसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। फिर कृषि निवेशों पर अनुदान के मामले में डीबीटी से भुगतान के मामले में नंबर 1 पे है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे रहा। गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आम, दूध, आलू, सीरा और एथेनॉल, इन सब के उत्पादन में पहले स्थान पे। ये देखिए एथेनॉल भी यहाँ पर आ गया। ई मार्केट प्लस जेम पोर्टल जो सरकारी पोर्टल, उससे खरीदारी के मामले में नंबर 1 पे है। क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में प्रदेश के 6 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत 36,51,00,000 पौधे अभी पिछले साल जुलाई में रोपे गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें जो है सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बन गया। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ अंतर स्थलीय मत्स्यिकी राज्य का पुरस्कार भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सबसे ज़्यादा जो है सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे पहला नहीं, सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावी तरीके से लागू करने वाला। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए थे। 9वीं स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर के पालिका स्पोर्ट्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण व विकास कार्यों हेतु बेस्ट हेरिटेज एंड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड लैंडमार्क प्रेजेंटेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ जो है आर्थिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां थी जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से अगर हम देखेंगे तो सकारात्मक रूप में जो है सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा मानव और युवा संसाधन। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से अधिक है, जो मतलब करंट की जो है पोजीशन है। तो अगर उत्तर प्रदेश को देश में देखा जाए तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होगा, अगर विश्व की किसी देश की आबादी के रूप में इसको देखा जाए। और उत्तर प्रदेश की 56% जनसंख्या जो है कार्यशील समूह में आती है, जो काम करती है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे अधिक युवा आबादी है, लगभग 25% जो है उत्तर प्रदेश में युवा आबादी है। तो युवा का भी जो है एक बहुत बड़ा जो है स्रोत युवा ऊर्जा का उत्तर प्रदेश में है। सकल घरेलू उत्पाद के हम लोग आंकड़े देख भी चुके हैं। तो 24-25 में जो वित्तीय वर्ष बीता है उसमें सकल घरेलू उत्पाद 24.99 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। और राज्य सरकार जो है जो सकल घरेलू उत्पाद के मामले में वृद्धि कर रही प्रतिवर्ष, वो 7% की लगभग एनुअल ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, जो कि देश में सर्वाधिक है। इस पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आगे हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि ये सब ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो चुकी है और इस समय की आपको बतानी है तो 93,514 रुपये हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय में प्रतिवर्ष लगभग 15% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको जो है हम थोड़ा सा एक बार जो है रिवाइज कर रहे हैं। बहुआयामी गरीबी से कितने लोग निकले हैं ये हमने देख लिया, सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश से निकले हैं बाहर। फिर जितने भी चाहे खाद्यान्न हो, दूध उत्पादन हो, सभी में देश जो है नंबर 1 पे है। परसेंटेज में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में देश का 16% दूध अकेले उत्पादन करता है। कुल खाद्यान्न की 21% जो है उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू, सब्जी, गन्ना के उत्पादन में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 400 लाख टन सब्जियों का उत्पादन करके जो है सबसे नंबर 1 पे है सब्जी उत्पादन में भी। तो सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, जो पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था। ये डेटा जो है बहुत फ्रीक्वेंटली बदल रहा है, साल में 2-2 बार बदल रहा है।
अब मित्रों हम अपने अगले चरण पे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट 25-26 जो अभी जो है जल्दी ही पेश हुआ था। कब पेश हुआ था? यहाँ पर लिखा हुआ है फरवरी में, 20 फरवरी को ये प्रस्तुत किया गया था। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। सबसे बड़ा जो सवाल होता है बजट से, उसको आपको आकार पता होना चाहिए। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि 8.08 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है, ठीक है। और ये बजट हर साल बढ़ रहा है। कैसे कैसे बढ़ रहा है? तो पिछले बजट की तुलना में ये 9.8% बढ़ा है। कितने परसेंट बढ़ा है? 9.8% बढ़ा है। ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इससे प्रश्न आ जाता है। और इस बजट की थीम क्या है? इस बजट की थीम, हर बार बजट की एक थीम होती है। इस बार बजट है वंचित को वरीयता, यानी जो मार्जिनल हैं, जो वंचित लोग हैं उनको वरीयता, प्रायोरिटी टू मार्जिनल। तो वंचित को वरीयता इस बार का जो है थीम है। देखिए यहाँ पर पीले रंग से इसलिए हाईलाइट है। ये पॉइंट जो है अच्छे से याद रखिएगा। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान वर्तमान में 9.2% है। दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है देश में ये। और 23-24 में भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% थी। और बजट में पूंजीगत परिव्यय भी पूछा जाता है कि पूंजीगत व्यय उत्तर प्रदेश में कितना हो रहा है। बजट में जो प्रस्तावित किया गया है 20.5%। पूंजीगत व्यय का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 20.5%। क्योंकि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या एक्सपेंडिचर कह लीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है जब पूंजी निर्माण की दिशा में होता है। इससे जो है व्यापारिक गतिविधियाँ और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मदद मिलती है। अब ये आपके सामने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जो है बजट का सार दिया है, जिसको आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। ये केवल जो है थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जिनमें आपको नहीं उलझना है। ये अर्थशास्त्रियों की काम की हैं, क्योंकि आपको बस एक फिगर यहाँ पर देखनी है कि ये राजस्व की प्राप्तियाँ, फिर पूंजी लेखक प्राप्तियाँ, कि कुल प्राप्तियाँ, इस तरह के प्रश्न बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। तो कुल प्राप्तियाँ हम एक बार नोट कर लेते हैं। कितना है ये? 7,79,242.65 करोड़ रुपए, ठीक है। और कुल प्राप्तियों के पर कुल व्यय कितना है ये देख लीजिए, जिसको हमने 8.08 लाख करोड़ कहा है ना, वही यहाँ पर फुल में लिखा हुआ है 8,08,736.06 करोड़ रुपए, ठीक है। यही आपके जो है काम की बात है। बाकी राजस्व, बजट, राजकोषीय घाटा, प्रारंभिक घाटा, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो जो बजट अनुमान है उस बार का, इसमें जो बड़े बिंदु हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। बजट का आकार हमने देख ही लिया है। और नई योजनाएं अक्सर पूछ ली जाती हैं कि इस बजट में नई योजनाएं कितने की शामिल हैं। तो इस बजट में 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है। बाकी सारी पुरानी योजनाएं हैं। कुल प्राप्तियां जो हमने अभी देखा वहाँ पर ये है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखना चाहें इसको लिख लीजिए, याद हो जाए तो अच्छी बात है। और कुल प्राप्तियों में से 6,62,690 करोड़ 93 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां हैं। अलग अलग बता दिया गया कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां 1,16,551 करोड़ 72 लाख रुपए की हैं। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। व्यय कितना होता है? व्यय हमेशा होता है वही जो हम बजट का आकार निश्चित करते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि हमारा व्यय इतना होने के अनुमान है, वही बजट का आकार होता है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने अभी पीछे 2-3 बार दोहरा लिया है। राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटे को हमेशा याद रखिए कैसे? परसेंटेज के फॉर्म में। किसके? जीडीपी के। तो अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, ठीक है। ये याद रखना आपको जो है काम आ सकता है। बाकी एब्सोल्यूट फिगर से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब हम आते हैं कि हमारी प्राप्तियों के जो सरकार ने 8.08 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट प्रस्तुत किया है, ये पैसा कहाँ से आएगा, उसका सोर्स क्या है, उसको हम यहाँ पर प्रतिशत में समझते हैं।
तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं इसमें पैसा कहाँ से आएगा, सबसे ज़्यादा पैसा आएगा स्वयं का कर राजस्व 37.4%। अभी पीछे भी चर्चा की थी ना कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है स्वयं का कर राजस्व उत्तर प्रदेश जो है ला रहा है, तो ये है स्थिति 37.4%। उसके बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मद क्या है प्राप्ति की हमारी, केंद्रीय करों में राज्यांश। आप जानते हैं कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार वसूलती है और उसको राज्यों में वितरित कर देती है स्टेट शेयर के रूप में, राज्यांश के रूप में। तो राज्यांश उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा, 32.4%। अब इसमें कई सारे फार्मूले चलते हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है इसीलिए इतना ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा उसके बाद आ जाएगा लोक ऋण, पब्लिक डेप्ट, जो सरकार उधार लेती है। उसके बाद केंद्र सरकार से सब्सिडी लेती है, सहायता अनुदान, इस पे ब्याज भी देना पड़ता है 11.1% का। तो ये जो है क्या है, हमारी प्राप्ति के सोर्स हैं। इनको आप जो है दो या तीन बड़ी मदों को लिख सकते हैं। अब हमारा पैसा खर्च कहाँ पर होता है, ये सबसे बड़ी बात है। बजट जो है हमने जो 8.08 लाख करोड़ का प्रपोज किया है, उसमें हम सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो खर्च होता है वो पूंजीगत परव्यय पर होता है, कितना, 20.4%। आप देखिए बाकी सारे हेड इससे छोटे छोटे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हमारा व्यय हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर व्यय हो रहा है, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। उसके बाद बहुत सारे जो है अदर एक्सपेंसेज हैं, वो मिलकर 16.8% बनते हैं। इसके बाद जो है सबसे बड़ी मद आती है सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, 12.4%। इसीलिए तो सरकार पे आरोप लगते हैं कि सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों की भर्ती नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनको जो है लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है व्यय इनके ऊपर हो रहा है। हालांकि ये आरोप ही है, बिना सरकारी कर्मचारियों के सिस्टम भी तो नहीं चलेगा। तो इसके बाद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, कितना, 11.2%, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सब जो है व्यय की बड़ी बड़ी मदें हो गई हैं। आरबीआई की अध्ययन रिपोर्ट हमने पहले देखी थी। अब जो है कुछ बजट में बड़े बड़े हेड हैं। वैसे तो बजट को अगर देखेंगे तो पूरा इतना डाटा है कि आप जो है मतलब मैं आपको 10 घंटे में भी नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हम केवल जो है उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जिसको सरकार हाईलाइट कर रही है और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जहाँ से नहीं बन सकता उसको बिल्कुल स्किप कर देंगे। तो सबसे पहली बात जो है, जनपद कुशीनगर में हमने पीछे चर्चा की थी कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट। अब इसमें दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, बजट भी महत्वपूर्ण है और ये जो है महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कहाँ पर बनेगा, ये कुशीनगर बनेगा। उसके बाद जो है जो और चीज़ें दी हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बाल विकास में देखिए, अब यहाँ पर चूँकि भारी भरकम बजट दिया है, इसलिए जो है निराश्रित महिला पेंशन योजना में लाभार्थियों के लिए 2,0980 करोड़ रुपए की व्यवस्था। कन्या सुमंगला योजना सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, उसके लिए 700 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। पहले भी 700 करोड़ ही दिया गया था जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। फिर बनारस, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी और आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए 170 करोड़ रुपए के प्रस्ताव किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा, जहाँ से मेडिकल कॉलेज गवर्न होते हैं, उसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस मामले में देश में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर एक डेटा आ रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपसे पूछा जाए तो आयुष्मान में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, ध्यान रखिएगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण में जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सिंचाई की परियोजना है, इसके लिए 720 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन के लिए 650 करोड़, उत्तर प्रदेश खाद्य संस्करण उद्योग नीति के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। हालांकि इतना डीप जो है पूछे जाने की संभावनाएं कम है, केवल हम बड़े बजट पे जहाँ पर 1000 या उससे ऊपर है उनको जो है ज़्यादा सीरियसली देखेंगे। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कुल 14,823 करोड़ रुपए की जो है धनराशि स्वीकृत की गई है। जल जीवन मिशन के लिए ग्रामीण योजनाओं के लिए 4500 करोड़ रुपए की जनजाति और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित। तो ये बड़े बड़े फिगर हैं।
उसके अलावा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को कौसिया जनपद हरदोई वाया फरुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए जो नया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है उसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह से गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज मिर्ज़ापुर वाराणसी चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए की अलग से जो है योजना प्रस्तावित की गई है। जीरो पावर्टी स्कीम के बारे में हमने बात की थी, उसके लिए शून्य गरीबी योजना के लिए 250 करोड़ रुपए के लिए, प्रदेश में विकास कार्यों त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए और क्रिटिकल गैप्स योजना के लिए 152 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित है। तो इसमें से बहुत कम ही पूछे जाने की संभावना है, केवल जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए बजट आपको ध्यान होना चाहिए। प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डेटा सेंटर पार्क्स, ये यहाँ पर ये ज़्यादा जरूरी, कितने पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। 8 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, स्थापित किए जाएंगे, जिनकी क्षमता 900 मेगावाट की होगी। और इसके अलावा सेमीकंडक्टर जो है, जो आजकल ईवी के लिए बहुत ज़रूरी एक साधन है, तो सेमीकंडक्टर के लिए उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति लाई गई है 2022। इसमें सेमीकंडक्टर पार्क वगैरह भी लगाए जाएंगे। फिर आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है गोरखपुर में, आप जानते हैं किसके नाम पे बन रहा है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय। इसका कार्य इसी साल पूरा होना है। जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा होना है और जनपद बनारस में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो ये नियोजन से संबंधित हो गया। अब उत्पादन का लक्ष्य, तो जो सौर ऊर्जा नीति है 2022 की, उसके अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला है, लक्ष्य अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बाकी इस योजना के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको जो है याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें अप्रेंटिसशिप वगैरह कराई जाती है, इसके लिए 1000 करोड़ है। और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 225 करोड़ की योजनाएं जो है 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो अगर हम बजट की विशेषताओं की बात करें, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देख दी हैं, कई सारी चीज़ें स्किप करने वाली हैं। तो इस बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22% बजट दिया गया है। अगर ये ओवरऑल बजट को देख लेंगे जो है, तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये खासकर आपके जो है, अगर आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं या जो है कोई निबंध लिखते हैं यूपी की अर्थव्यवस्था पे, तो उस पर ये काम आएगा। 22% जो है क्या है, अवस्थापना विकास के लिए पूरे बजट का है। शिक्षा पर खर्चा किया जा रहा है 13%, कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% और जो है बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया गया है। फिर आईटी सिस्टम से लैस करने के लिए सभी जो है विधानसभा को उत्तर प्रदेश की जो है वहाँ पर जो है क्या होगा, मल्टी लैंग्वेज वाला भी सिस्टम होगा कि अगर किसी को भोजपुरी में जो है बजट की भाषण सुनना हो या किसी सदस्य की बात सुननी, किसी की इंग्लिश में सुननी, किसी को बुंदेलखंडी में सुननी हो, तो ये सभी जो है उसमें प्रयास किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की हमने बात की ही थी कि उसके लिए बजट में व्यवस्था की गई है। लखनऊ में ये बनेगा। AI सिटी कहाँ बनेगी, लखनऊ में। इसको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चंस जो है खूब पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। फिर उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण को हमेशा जो है बताया जाता है कि देश में सर्वाधिक है, तो उसका क्या जो है डेटा है, 8 वर्षों में 204 करोड़ से अधिक पौधे रोपकर उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बना दिया गया है। इससे प्रदेश की हरियाली 559.19 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में इस साल 6000 नई फैक्ट्रियां लगाने की तैयारी है, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ये 6000 जो नई फैक्ट्रियां लगेंगी, इसको अगर मिला देंगे तो उत्तर प्रदेश में 32,000 के लगभग फैक्ट्रियां हो जाएंगी। सरकार का यही बताने का प्रयास है। लखनऊ में एक लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण घोषणा है, इसको समझ लीजिएगा। अब ये ऑर्बिटल कॉरिडोर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लखनऊ का स्टेशन है, इसके चारों तरफ जो है
70 किलोमीटर की लंबाई में इस तरह से एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, क्योंकि लखनऊ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनों का आवागमन होता है। तो उससे क्या होगा, जो है जो ट्रेनें आएंगी उनको सही जगह पे खड़ा करके और किस क्रमबद्धता से किसको जो है स्टेशन तक पहुंचाना है, वो इस कॉरिडोर के माध्यम से सुनिश्चित होगा। तो ये पूरा जैसे रिंग रोड बनती हैं उस तरह से रिंग रोड की मॉडल पे होगा, और इसकी लंबाई याद रख लीजिएगा 170 किलोमीटर जो है पूरी लेंथ होगी, और ये लखनऊ में बनेगा। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। फिर उत्तर प्रदेश से विदेश व्यापार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। विश्व के 215 अधिक देशों के उत्पादों का निर्यात होने लगा है। पहले 198 से ही होता था। 17 और जो है देशों के साथ अब जो है बाज़ारों में पैठ हो गई है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत देश का पहला स्थायी कलाग्राम, अस्थायी कलाग्राम तो बहुत जगह बने हैं, लेकिन पहला स्थायी कलाग्राम प्रयागराज में बनेगा। बस यही जो है आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जनपद हरदोई के गोपा मऊ के दही गांव स्थित महर्षि दधीच कुंड को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो महर्षि दधीच कुंड कहाँ पर है, ये आपसे नॉर्मली क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कहीं पर भी, तो आपको बताना होगा। गोपा मऊ में दही नामक एक गाँव है हरदोई जिले में, वहाँ पर ये है। फिर मनरेगा में जो है सबसे ज़्यादा मानव दिवस सृजित करने का जो कार्य है या जो अचीवमेंट है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश ने कितने मानव दिवस सृजित किए, 27.40 करोड़। और सबसे ज़्यादा जो है मानव दिवस सृजित करके जो है वित्तीय प्रगति के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में महिलाओं की सहभागिता दर उत्तर प्रदेश में कितनी है, 42% है। तो मित्रों, अब जो है जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था कि इस पर जो है जो फैक्चुअल क्वेश्चन है इसको हम फटाफट करते चलेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अब आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये जगह आपको स्किप नहीं करनी है, ये आपको पूरा देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो 3 सेक्टर्स हैं उनका योगदान क्या क्या है, 24, 30 व 46, ये याद रखिएगा। प्राथमिक सेक्टर का 24%, द्वितीयक सेक्टर का 30% और सेवा क्षेत्र जो तृतीयक होता है उसका 46%। ठीक है। फिर 20 फरवरी को प्रस्तुत हुए उत्तर प्रदेश के बजट का आकार कितना है, 8.80 लाख करोड़। ये सब आपको रट भी गया होगा। पिछले वर्ष की तुलना में कितना ज़्यादा बढ़ा है बजट, 9.8%। बजट 2025-26 की थीम क्या है, वंचित को वरीयता। बिल्कुल ये रिवीजन है, आप इसको मस्ती में करते चलिए। बजट में पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है, ये सब हमने पढ़ा है, 20.5%। उसको माइनस में समझिएगा और डैश है। बजट में अवस्थापना, विकास और शिक्षा, तो बजट में क्रमशः कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो अवस्थापना में 22% है और शिक्षा के लिए 13%। सब अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। बजट में कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए क्रमशः कितना बजट किया जाएगा, तो कृषि के लिए 11%, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए क्रमशः 6 और 4% व्यय होगा। उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने के लिए किसकी एक स्थापना की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जा रही है। और पहला AI सिटी कौन सा है, लखनऊ है। बजट में किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कितने नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने हैं, तो विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। 58 नगर निगम ऐसे हैं, इनके लिए ये रखा गया है। फिर बजट में अब तक PM किसान निधि योजना के तहत 3 करोड़ किसानों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो ये ऐसा प्रश्न बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल के लिए भी तैयार रहिए। 79,500 करोड़ रुपये। प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर अब कितनी हो गई है, तो वर्तमान की गन्ना उत्पादकता जो है 85 टन प्रति वर्ष है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से कितने ग्रामीण परिवारों को आच्छादित किया गया है, 96 लाख परिवारों को आच्छादित किया गया है। उसके बाद लखपति दीदी योजना के तहत कितने लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, 2 लाख महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक कितने करोड़
गैस कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। कितने? 1.86 करोड़। ये जो है यहाँ पर दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका नाम रखा गया है महिला सामर्थ्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्रदान करने के लिए नई योजना लाई गई है? उच्च शिक्षा में जो है स्कूटी वाली योजना लाई गई है, जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कितने लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? 1 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 6 वर्षों में कितने लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? 12.25 लाख। एमएसएमई इकाइयों और उनसे संबंध रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पे? पहले नंबर पे है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, आवासीय विद्यालय योजना प्रदेश के कितने जनपदों में संचालित की जा रही है? 12 जनपदों में। प्रदेश के कितने मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं? प्रदेश के 18 मंडलों में। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा, अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये हम लोगों ने पढ़ा था, पहला स्थान है। प्रदेश के कितने जनपदों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है? 6। वर्तमान में प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं? 80। 2024-25 में कितने जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं? 3। 3 के नाम क्या हैं? महाराजगंज, संभल और शामली में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में कितनी नई चिकित्सा की यूजी पीजी सीटें जोड़ी गई हैं? यानी एमबीबीएस और जो है जो हायर वो हैं वो 1500 सीटें हैं। यूजी पीजी में सभी चिकित्सा पद्धतियां आती हैं, केवल एमबीबीएस नहीं। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न, प्रदेश के किन जनपदों में स्वसाई राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना होने जा रही है? 2 में बलिया और बलरामपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने करोड़ लोगों को अब तक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं? 5.13। ये ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, देश में सर्वाधिक बनाए हैं उत्तर प्रदेश ने। वर्तमान में प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक कॉलेज हैं? क्रमशः 8, 2 और 9। नेक्स्ट हमारा है, वित्तीय वर्ष 25-26 में किस जिले में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा? अयोध्या में। ये हमने सब पढ़ा है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो नई है। राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना किस जिले में हो रही है? बनारस में हो रही है, ये भी पढ़ा था हमने। बजट में प्रदेश सरकार द्वारा कितने नए एक्सप्रेसवेज बनाने की घोषणा की गई है? 4। गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण किन जिलों को जोड़ने के लिए हुआ है? मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने के लिए। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 461 करोड़ रुपए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? लखनऊ में की जाएगी। बजट में साइबर सुरक्षा हेतु किस पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है? टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क, जो संभवतः लखनऊ में स्थापित होगा, लेकिन अब इसके बारे में पक्की खबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25-26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना कितने करोड़ रुपए आयोजित किए गए हैं? 1000 करोड़। बड़ी धनराशि इसलिए पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अगला है हमारा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है तो कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है बजट में? 225 करोड़ रुपए की। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना में संबंधित व्यय हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? 300 करोड़ रुपए की। प्रदेश सरकार डेटा सेंटर नीति के तहत कितने और डेटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी? 8 की और की जाएगी, पहले से 3 लगे हुए हैं। ये डेटा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए डेडिकेटेड प्राविधान आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश किस क्रम का राज्य है? उत्तर प्रदेश देश में 4थे नंबर पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कितने स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे? 8 का प्रस्ताव किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी कानपुर के परिसर है नोएडा में, वहाँ पर। देश का पहला ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बना है? आईआईटी कानपुर के सहयोग से। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए बजट में कितना फंड आवंटित किया गया है? तो भारी भरकम धनराशि है, 4500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए कितना है? 1100 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना कितने वर्ष में पूरी की जाएगी? 4 वर्ष में पूरी की जाएगी। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में किस जिले में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है? ये सोलर सिटी या सोलर पार्क लग रहा है जालौन में। बड़ी योजना है ये बुंदेलखंड के लिए। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप के माध्यम से किस जिले में 200 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित होगा? झांसी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अयोध्या के अतिरिक्त कितने नगर निगमों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? 16 नगर निगम, 17 हैं ये कुल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? जून 2025 तक। ये पहला जो है कॉरिडोर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बजट में अमृत 2.0 योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 4100 करोड़। काफ़ी भारी भरकम राशि यहाँ पर भी है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में शहरों की बाढ़ की समस्या जल भराव से मुक्ति हेतु किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इस योजना का नाम दिया गया है, नई योजना है अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना। नेक्स्ट है राज्य स्मार्ट सिटी योजना है तो कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके बाद अगला है हमारा, बजट के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कितने हवाई अड्डे क्रियाशील हैं? 16 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं। किस जिले की हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में बदलने की घोषणा की गई है? ललितपुर को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो तो कितना बजट आवंटित किया गया है? 4882 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए कितना करोड़ का फंड लगा है? इसमें 2045 यानी 2045 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को ग्रामीण क्षेत्र में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजनों हेतु किस भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है? तो बारात और इत्यादि रुकने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक भवन बनाया जाएगा जिसका नाम दिया जाएगा उत्सव भवन। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? कुशीनगर में। एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी किस जिले में निर्माण होगी? गोरखपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश के किन जिलों में क्रमशः साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला और साइंस सिटी की स्थापना होगी? तो साइंस सिटी बनेगी बनारस में और नक्षत्रशाला और साइंस सिटी बनेगी आगरा में। इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है ये। प्रदेश के किन जिलों में एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर संचालित हो रहे हैं? वैसे तो 75 में होने हैं लेकिन 72 जिलों में ये शुरू भी हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? नैमिषारण्य सीतापुर में। 2024 में जनवरी से दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं? 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। उत्तर प्रदेश में वनावरण व वृक्षार्धन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में किस स्थान पे उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होने जा रही है? ये गोरखपुर में होने जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ का बजट जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों की नई योजना कितने जनपदों में प्रस्तावित है? तो 7 जनपदों में प्रस्तावित, हमने बताया भी था, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी और आगरा। आगे देखते हैं। प्रदेश में कितने मंडलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय छात्रावासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है? 8। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित राजस्व संग्रह का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये है 130,425 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है चालू वित्तीय वर्ष में आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य कितना रखा गया है? 63,000 करोड़ रुपए। बजट में कितने हज़ार करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं? 28,478। ये महत्वपूर्ण है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको वहाँ पर भी। नेक्स्ट है बजट में कुल प्राप्तियाँ, आप पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप याद रखिए,
इसी तरह से राजकोषीय घाटा महत्वपूर्ण है, जीडीपी के परसेंटेज में 2.97% राजकोषीय घाटा है। फिर बजट के अनुसार वेतन, पेंशन और ब्याज पर हमने दिखाया था ना एक चार्ट, तो उस पर कुल राजस्व का कितना परसेंट व्यय हो जाएगा, 57.3%, जो कि एक बड़ा हिस्सा है। बजट में राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां क्रमशः कितनी अनुमानित हैं, तो राजस्व प्राप्तियां 6.62 लाख करोड़ है और पूंजीगत प्राप्तियां जो है 1.16 लाख करोड़ है। नेक्स्ट है बजट में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है। अब व्यय की बात कर लेते हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं 5.83 लाख करोड़ और व्यय हो जाएगा पूंजीगत व्यय 2.25 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट देख लेते हैं 2024-25 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी अनुमानित है, तो ये जो है अर्थव्यवस्था का साइज पूछा जा रहा है 27.51 लाख करोड़ रुपए। 23-24 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, ये है 93,514 रुपये। उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर 23-24 में कितनी थी, 11.6% थी, जो देश की औसत वृद्धि से ज़्यादा थी। किस नाम से श्रमिकों के लिए जिला मुख्यालयों पर पीने का पानी, स्नानागार, शौचालय और कैंटीन की सुविधा शुरू की जाएगी, उसका नाम रखा गया है कामगार अड्डे। उत्तर प्रदेश का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 37% से बढ़कर अब कितना हो गया है, तो काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हुई है 45.9% की। नेक्स्ट देखते हैं देश का पहला रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, गोरखपुर और महाराजगंज में। ये कैंपियरगंज में है जो कि महाराजगंज में होता है, और गोरखपुर फॉरेस्ट रेंज में आता है, इसलिए कहीं कहीं शॉर्ट में गोरखपुर लिख के छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ जो है कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की आय के सबसे बड़े 3 स्रोत जो है क्या है, स्वयं का कर राजस्व हमने दिखाया था, परसेंटेज 37% था, केंद्रीय कर भुगतान 32% था, सार्वजनिक रूप जो है 14.4% था। उत्तर प्रदेश सरकार की आय के 3 व्यय के सबसे बड़े स्रोत हैं, तो व्यय के सबसे बड़े स्रोत हैं पूंजीगत व्यय है 20.4% की दर से व्यय, फिर अन्य व्यय है 16.8 और वेतन और सरकारी कर्मचारियों पर जो है 12.4% जो है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये संख्या है 4000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, बजट में किस जिले में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय के बनाने की घोषणा की गई है, तो कहाँ पर घोषणा की गई है, मेरठ में। ये तो पहले से ही घोषणा हो चुकी थी। प्रदेश में किन 2 जिलों में लेदर फुटवेयर पार्क की स्थापना का जो है घोषणा की गई है, ये हैं कानपुर और आगरा। बजट में सबसे अधिक राशि किस मद के लिए दी गई है, अवस्थापना विकास के लिए। बजट के अनुसार कुल बकाया ऋण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, काफ़ी ज़्यादा है 30.4%। नेक्स्ट हमारा है बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्वयं के कर राजस्व में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है, जीएसटी की, वस्तु एवं सेवा कर, सबसे ज़्यादा उसी से जो है उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट में किस स्थान पर एक नई चीनी मिल और जनरेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी, पिपराइच गोरखपुर में जो है। देश के सभी राज्यों में स्वयं के कर प्राप्तियों से उत्तर प्रदेश का योगदान 24-25 में कितना था, 11.6%। महाराष्ट्र के बाद ये सर्वाधिक है। बजट में आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम वेतन कितना किया जाएगा, जो घोषणा की गई है 16 से 18 हज़ार रुपये। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये की राशि बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई है, 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। बजट में विधवा पुनर्विवाह और उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि को बढ़ाकर अब जो है 1 लाख रुपए कर दिया गया है। बजट में किसके नाम पर सीड पार्क की स्थापना लखनऊ में की जाएगी, तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर, ये हमने बताया भी था वहाँ पर। 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से 900 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर किन जिलों में बन रहे हैं, लखनऊ और नोएडा में। बजट में प्रदेश के कितने जिलों में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है, तो ये जो है 10 जिलों में। गंगा एक्सप्रेसवे को किन जिलों से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, तो ये किया जाएगा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ने के लिए। तो अब आप लोग खुश हो जाइए, आज का ये लंबा चौड़ा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। और निश्चित रूप से बजट और आर्थिक समीक्षा और आर्थिक परिदृश्य पे अगर कोई लेक्चर होगा तो बहुत ज़्यादा जो है दिमाग को चकराने वाला होगा, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज़्यादा होंगे, तथ्य बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आखिरी में जो हमने उसको समराइज़ किया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवीजन करके देखिएगा, जिससे कि जो है चीज़ें आपको याद हो जाएं।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।